महासामान्य के ही तो ये अवान्तर विभाग हैं, गोत्व, पुरुषत्व, वृक्षत्व आदि। तो जिसको सत का भान हो गया उसकी दृष्टि में ये सब क्या है, गोत्व आदि, वो असत हैं, अनित्य हैं। ठीक है, तो उसी को लिख रहे हैं, ब्रह्म दर्शने च गोत्वादि जातेरपि असत्यत्वाद अनित्यत्वम। ब्रह्म दर्शन हो जाने पर, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गोत्वादि जाति का भी असत्यत्वाद, उसके भी असत होने से उसका भी अनित्यत्व ही है। आत्मैव इदं सर्वम इति श्रुति वचनात्। और ये श्रुति वचन है, हम अपनी मर्जी से तो कह नहीं रहे कि ये सारा ब्रह्म तत्व ही है, ये सारा कुछ परमात्मा है, अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। आत्मा एव इदं सर्वम, ये श्रुति वचन है कि ये सब कुछ जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है आत्म तत्व ही है। उद्योतक ननु घटादि द्रव्यस्य कथम नित्यता इत्यताः असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म तत्वं द्रव्य शब्द वाच्यमित्यर्थः। आचार्य ने तो जो उदाहरण दिखाए हैं उसमें तो द्रव्य की नित्यता दिखा दी। जैसे पहले उदाहरण में मृत जो द्रव्य है उसकी नित्यता दिखा दी, दूसरे में सुवर्ण की नित्यता दिखा दी। लेकिन कोई सीधे सीधे प्रश्न करेगा कि हमारे शरीर की नित्यता कहाँ है, नहीं है ना, घट की नित्यता कहाँ है, तो उसको उत्तर देने के लिए प्रदीपकार की प्रथम पंक्ति लिखी गई है। उद्योतकार वही भूमिका बना रहे हैं कि प्रथम पंक्ति में ऐसा प्रदीपकार ने क्यों लिखा, सत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म तत्वं द्रव्य शब्द वाच्यम इत्यर्थः। तो उसके लिए लिखा है कि कोई सीधे प्रश्न कर सकता है ना कि ननु घटादि द्रव्य से कथम नित्यता। जो उदाहरण दिए उसमें मृत की नित्यता दिखा दी एक विशेष प्रकार से, वो ठीक है, लेकिन घट की नित्यता कैसे दिखाएंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, घट भी नित्य है। क्यों? क्योंकि घट द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य क्या है, अंततः असत्योपाध्यवच्छिन्न ब्रह्म ही है। प्रत्येक द्रव्य असत्योपाध्यवच्छिन्न ब्रह्म तत्व ही है। और जब वो द्रव्य ब्रह्म तत्व है तो ब्रह्म तत्व तो नित्य है, इसलिए द्रव्य भी क्या है, नित्य है। चाहे वो घट हो, पट हो, हमारे शरीर हो, कुछ भी हो, इस दृष्टि से नित्य है। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल, जो इस स्थिति में पहुंच जाएगा उसके लिए नित्य है। जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचे वो सब कुछ अनित्य है। जब ये दिखने लग जाए कि असत्योपाध्यवच्छिन्न ब्रह्म है, जब ऐसा ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की स्थिति, ब्रह्म प्रतिष्ठा इस प्रकार की हो जाए तो फिर नित्य है। इसीलिए तो मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि नित्य ही है जब सब। और उस स्थिति में प्रतिष्ठा हो गई तो भय किस चीज का है फिर। ननु घटादि द्रव्यस्य कथम नित्यता इत्यताः सत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म तत्वं द्रव्य शब्द वाच्यमित्यर्थः। स च कंबुग्रीवादि मदाकारादि रूपः तद्व्यंग्य जाति रूपश्च। सह कह, स से द्रव्य कैसे लेंगे, द्रव्यम तो नपुंसकलिंग शब्द होता है। स उपाधि ही, स से क्या लेना है, 5 नंबर टिप्पणी में भी लिखा है ना, देखिए नीचे, स च उपाधिश्च, वह जो उपाधि है, वह उपाधि क्या है, कंबुग्रीवादि मदाकारादि रूपः तद व्यंग्य जाति रूपश्च। वो उपाधि कंबुग्रीवादि मत, कंबुग्रीवादि वाला जो आकार आदि रूप है वो उपाधि है। और उससे व्यंग्य जो जाति रूप है, माने घड़ा कैसा होता है, घड़े को कंबुग्रीवा वाला बोलते हैं ना, जैसे शंख का जैसे वो होता है आकार, उसी तरह के उसका ग्रीवा भाग होता है। घट का जो मुख भाग होता है वो उस आकार का होता है, तो उसको कंबुग्रीव आदि मत, मत ये मतु प्रत्यय वाला मत है। कंबुग्रीवादि वाला जो आकार आदि रूप है उसको यहाँ उपाधि कह रहे हैं। और उस आकार आदि रूप के द्वारा जो व्यंग्य जाति रूप है, घटत्व एक जाति रूपता भी है ना भाई, घट घट घट, ये भी घट, अयमपि घट, अयमपि घट, अयमपि घट, सब में क्या है, घटत्व है। तो जो जाति रूप है, घटत्व है, वो उसको भी उपाधि कह रहे हैं। और जो कंबुग्रीवता आदि आकार दिखाई पड़ता है हमें घट का, उसको भी उपाधि कह रहे हैं। और ये उपाधि कैसी है, असत्य उपाधि है। स च कंबुग्रीवादि मध्य आकारादि रूपः तद्व्यंग्य जाति रूपश्च। भाष्ये
यद्याकृति शब्देन तद्व्यंग्यमुच्यते तर्हि तदापि आविद्यकत्वेन व्यंजकानित्यत्वेन च अनित्यमित्याह। अब जिज्ञासु एक प्रश्न कर सकता है कि यद्याकृति शब्देन तद्व्यंग्यमुच्यते, यदि आकृति शब्द से किसको कहा जा रहा है? तद्व्यंग्यम, आकृति के द्वारा जो व्यक्त होने वाला है, व्यक्त होने योग्य है, व्यंग्य है आकृति के द्वारा, उसको यदि लिया जाएगा तो आकृति के द्वारा व्यंग्य कौन होता है? आकृति के द्वारा व्यंग्य कौन होता है? जाति। आकृति माने संस्थान, संस्थान के द्वारा व्यंग्य कौन है? भाई वृक्षों के आकार प्रकार को आप देख के पहचानते हो ना कि ये भी वृक्ष है, और मनुष्यों के आकार प्रकार को देख के पहचानते हो ये भी मनुष्य है। तो आकृति के द्वारा माने संस्थान विशेष के द्वारा व्यंग्य कौन होता है? जाति। तो अब कह रहे हैं कि यदि आकृति शब्देन तद्व्यंग्यम उच्यते, यदि आकृति शब्द के द्वारा कौन कहा जा रहा है यहाँ पे? तद्व्यंग्य माने जाति कही जा रही है। तो तर्हि तदपि आविद्यकत्वेन, तो फिर वो जो जाति है वो भी आविद्यक धर्म हो गया। आविद्यक धर्म हो गया माने अविद्याकृत धर्म हो गया, ठीक है? अविद्याकृत धर्म हो गया माने असत धर्म हो गया, और असत धर्म हो गया तो एक तो वो स्वयं असत धर्म हो गया जाति आविद्यक होने से, और व्यंजक अनित्यत्वेन च अनित्यम, और चूंकि उस जाति का जो व्यंजक है संस्थान, जाति का व्यंजक कौन है? संस्थान विशेष, आकृति विशेष, वो भी अनित्य है। तो व्यंजक के अनित्य होने से और स्वयं भी आविद्यक धर्म होने से वो क्या होने लगेगा? जाति भी अनित्य। गोत्वादि घटत्वादि जातियां भी क्या होने लगेंगी? अनित्य ठहरने लगेंगी इस तरह से। तो उसका उत्तर प्रदीपकार ने दिया है कि हाँ ये सच बात ही है। ब्रह्म दर्शन जातेरपि असत्यत्वाद अनित्यत्वम ब्रह्म दर्शने, जाति का भी ब्रह्म दर्शन हो जाने पर गोत्वादि जाति का भी असत्य होने से अनित्यत्व ही है। आत्मैवैदं सर्वमिति श्रुति वचनात्। अनेन एतत् प्रकरणस्थ आकृति पदस्य व्यंग्य व्यंजकोभय परताम सूचयति। तो इससे ये भी बता रहे हैं कि इस प्रकरण में स्थित जो आकृति पद है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है, अथवा द्रव्य व पदार्थेश विग्रहो न्यायः, यहाँ पे जो आकृति पदार्थ आया है वो उभय परक है। वो व्यंग्य को भी कह रहा है और व्यंजक को भी कह रहा है। आकृति अनित्य जब कहा है ना, तो आकृति शब्द का अर्थ संस्थान विशेष भी है और जाति भी है, दोनों ही अर्थ है, और दोनों को ही क्या माना है? अनित्य। गौतमेनापि उक्तम जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः इति। न्याय सूत्र उद्धृत कर रहे हैं, महर्षि गौतम जी का न्याय दर्शन है ना, वहां का सूत्र है ये, जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। पद के अर्थ कितने हैं? तो उन्होंने 3 माने, केवल 2 नहीं, जाति और व्यक्ति को ही नहीं, साथ में किसको भी गिना है? आकृति को भी गिना है। जाति, आकृति और व्यक्ति, ये 3 पद के अर्थ हैं। ठीक, पद बोलने से हमें आकृति संस्थान विशेष का भी तो बोध उत्पन्न होता ही है ना। तो पद के अर्थ वो 3 मानते हैं, जाति, आकृति और व्यक्ति। भाष्ये खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवतः इति प्रयोगाद अच्छवन्ते विकृतेः कर्तृत्वं बोध्यम। भाष्य में भाष्यकार ने ये प्रयोग कर दिया है, खदिर अंगार सवर्णे कुंडले भवतः। तो इस प्रयोग से हमें पता चल रहा है कि अच्छयन्ते, यहाँ ची प्रत्यांत प्रयोग तो है नहीं, बिना ची का है। कि ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे ना कि जो पहले कुंडल नहीं थे वो कुंडल हो गए। अर्थ तो यद्यपि यही है, लेकिन ची प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना। ची प्रत्यय का प्रयोग होता है ना इस प्रकार के अर्थ में कि जैसे आपके प्रयोग हैं माली भवती आदि, जो पुष्पमाला रूप पहले नहीं थे अब वो माला रूप हो रहे हैं। जोर से बोलिए। अलोहितो लोहितो भवती, वो भी हो सकता है, लेकिन हम ये तो डाच प्रत्यांत का विषय है।
हम ची के लिए बात कर रहे हैं कि ची प्रत्यय का अभूत तद्भाव अर्थ में प्रयोग होता है ना, ची प्रत्यय का अभूत तद्भाव अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन हमेशा ची प्रत्यय का प्रयोग हो ही ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि जो हमारा प्रयोग है ना, ये खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवतः, इसमें कोई भी शब्द हमारा ची प्रत्यांत तो है नहीं, ठीक है। तो अच्यंत प्रयोग में ये पता चलता है विकृते ही कर्तृत्वम बोध्यम, कि यहाँ विकृति का ही कर्तृत्व है। विकृति कौन है? कुंडल। विकृति कौन है? कुंडल ही विकृति है। तो इसलिए भवतः ऐसा प्रयोग हो गया, कुंडले भवतः। जैसे ये है ना आपके प्रयोग, शुक्लः शुक्लः संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति, तो अशुक्लः शुक्लः संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति। तो इसका मतलब क्या है? मलिनम शुक्ली करोति, जो पहले शुक्ल नहीं था, मलिन था, अब उसको शुक्ल कर दिया। अशुक्लम शुक्लम करोति शुक्ली करोति। तो वहां पर च्यंत प्रयोगों में, एक च्यंत प्रयोगों में जो हमारा अनुप्रयोग हो रहा है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, और कर्ता वहां प्रकृति को कर्ता मानते हैं, जो प्रकृति है वो उसको कर्ता मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवतः, तो यहाँ तो प्रकृति तो केवल स्वर्ण पिंड ही है, लेकिन विकृति कुंडल है, इसलिए यहाँ द्विवचन हो गया। तो ये सिद्धांत दिखाना चाहते हैं कि अच्यंत प्रयोग में जहाँ अभूत तद्भाव अर्थ तो हो लेकिन प्रयोग च्यंत ना हो, तो वहाँ विकृति का कर्तृत्व समझना चाहिए। 8 नंबर टिप्पणी देखिए नीचे, ननु कुंडले भवतः इत्यत्र भवतः इति द्विवचनम अनुपपन्नम। भवति भवतः भवन्ति वाला भवतः है ना, ये तो कह रहे हैं कि द्विवचन प्रयोग कैसे कर दिया, ये तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि सुवर्ण पिंड से कर्तृत्वाद, सुवर्ण पिंड ही यहाँ पर कर्तृपद के रूप में है, ठीक है। सुवर्ण पिंड ही क्या हो रहा है? कुंडल हो रहा है, ठीक। सुवर्ण पिंड ही तो कुंडल हो रहा है ना, और सुवर्ण पिंड तो एक ही है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? एक वचन ही होना चाहिए था। सुवर्ण पिंड से कर्तृत्वाद द्विवचनम अनुपपन्नम, द्विवचन अनुपपन्न था सुवर्ण पिंड का ही कर्तृत्व होने से। तो फिर ये द्विवचन कैसे हो गया? तो इसलिए अतस्तम प्रयोगम उत्पादयति, इसलिए उद्योतकार उस प्रयोग को सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि नहीं, ये भवतः प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं कि सुवर्ण पिंड कुंडल बन रहे हैं, तो स्वर्ण पिंड कर्तृत्व, स्वर्ण पिंड का कर्तृत्व है, स्वर्ण पिंड प्रकृति है और कुंडल विकृति है ना, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है कि जो प्रकृति है उसका कर्तृत्व होता है, ये च्यंत प्रयोगों में तो ठीक है, च्यंत प्रयोगों में तो ये ठीक है कि वहां प्रकृति का कर्तृत्व मानेंगे, उसी के अनुसार आगे एक वचन द्विवचन जो भी होना होगा होगा। लेकिन अच्यंत यदि प्रयोग है, अर्थ भले ही अभूत तद्भाव है यहाँ पर भी, क्योंकि जो पहले कुंडल नहीं था वो कुंडल हो रहा है, तो अभूत तद्भाव अर्थ तो है, लेकिन उस अर्थ को प्रकट करने के लिए, उस अर्थ को बताने के लिए ची प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है। तो अच्यंत स्थल में विकृति का कर्तृत्व समझना चाहिए, यही लिखा है ना। देखिए उद्योत की अंतिम पंक्ति फिर से, भाष्ये खदिरंगार सवर्णे कुंडले भवतः इति प्रयोगात्, भाष्य में जो प्रयोग मिल रहा है हमें, इससे क्या समझना चाहिए? अच्यन्ते विकृतेः कर्तृत्वं बोध्यम। अच्यंत में विकृति का कर्तृत्व समझना चाहिए, और च्यंत में इसका उल्टा होता है, च्यंत में तो प्रकृति का ही कर्तृत्व होता है। अशुक्लः शुक्लः संपद्यते, शुक्ली तम करोति इति शुक्ली करोति। तो मूल में हम कहाँ तक पहुंच गए? द्रव्य पक्ष में समाधाता ने 2 विग्रह दिखा दिए। पहला सामान्य रूप से कहा कि द्रव्य पक्ष मानेंगे तो द्रव्य अनित्य होता है, इसलिए सिद्धे का संबंध अर्थे के साथ साक्षात कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम विग्रह ऐसा करेंगे, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति।
फिर दूसरा कहा कि नहीं नहीं, हम द्रव्य पक्ष में भी जो है वो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति यही विग्रह रख सकते हैं। क्यों? हेतु क्या दिया है कि चूंकि द्रव्य भी नित्य ही होता है। आपको यही तो समस्या आ रही थी कि द्रव्य अनित्य है, लेकिन द्रव्य भी नित्य ही होता है और आकृति अनित्य होती है। इसलिए आप द्रव्य पक्ष मानते हुए भी सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति ये विग्रह रख सकते हैं। और उसमें किस तरह से द्रव्य को नित्य दिखाएंगे वो 2 उदाहरणों से आचार्य ने कहा। ठीक है, कि द्रव्य ही अवशिष्ट रह जाता है, आकृतियां बदलती रहती हैं, तो इसलिए द्रव्य नित्य है। ठीक है, लेकिन ये मोटे रूप में कहा है। इसको और सूक्ष्म रूप में प्रदीपकार ने कह दिया कि अंततः हम द्रव्य को नित्य देखना चाहें तो कैसे देखेंगे कि प्रत्येक शब्द भी ब्रह्म है और शब्द द्वारा वाच्य जो द्रव्य है, जिसको हम द्रव्य कह रहे हैं, वो शब्द द्वारा वाच्य वस्तुतः असत्य उपाधि अवच्छिन्न ब्रह्म तत्व ही है प्रत्येक द्रव्य। और फिर ब्रह्म तत्व ही है तो नित्य है, तो इसलिए द्रव्य नित्य है। ठीक, अब आगे देखिए। तो अब देखिए, जैसे ही दूसरा ये पक्ष बोला था ना कि द्रव्य पक्ष में भी सिद्धे अर्थे संबंधे चेति ऐसा कर लेंगे, क्योंकि द्रव्य नित्य है और आकृति अनित्य है। तो द्रव्य नित्य है इसलिए सिद्धे अर्थे ऐसा जुड़ जाएगा इस पक्ष में, ये तो ठीक हो गया। लेकिन साथ में यहाँ क्या भी बोल दिया, आकृति अनित्य है। अब कोई कहेगा कि आकृति अनित्य है ऐसा आप बोल रहे हैं, तो फिर जो पहला पक्ष लिया था आकृति पक्ष, जहां हम पद का अर्थ क्या लेंगे, आकृति ले रहे थे, तो उसमें फिर सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे च कैसे करोगे, आकृति पक्ष को मान करके, क्योंकि आकृति तो आपने अनित्य बता दी अभी अभी। तो फिर उसके लिए समाधाता ही आगे बोल रहे हैं कि आकृतौ अपि पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः। आकृति पक्ष में भी कौन सा पक्ष, आकृति पदार्थ है। पदार्थ क्या है, आकृति है। इस पक्ष में भी ये विग्रह न्याय्य ही है। सिद्धे शब्द अर्थे सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति, ऐसा मतलब संशय मत करना कि अभी पक्ष बदल गया, आकृति अनित्य हो गई, तो आकृति पक्ष में हम सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च ये विग्रह कैसे रख पाएंगे फिर। यही वाला विग्रह रखेंगे आकृति पदार्थ मानने पर भी। तो जिज्ञासु ने कहा कि अभी तो आप कह के हैं ननु चोक्तम आकृतिर अनित्य, आपने ही तो कहा कि आकृति अनित्य है। तो शब्द से यदि शब्दत्व आकृति ले रहे हैं तो सिद्धे शब्दे ये कैसे जुड़ेगा, और अर्थ से अर्थत्व आकृति ले रहे हैं और वो अनित्य है, तो फिर जो है वो सिद्धे अर्थे ये कैसे जुड़ेगा। तो उसको समाधाता कहते हैं कि नहीं तदस्ति नित्या आकृति ही। फिर से पक्ष बदल दिया, अभी अभी कहा था आकृति अनित्या, अब कह रहे हैं कि नहीं तदस्ति, नहीं ऐसी बात नहीं है, नित्य आकृति, आकृति जो है वो नित्य ही है। ठीक है, आकृति नित्य ही है। जिज्ञासु कथम, कैसे पता चला आकृति नित्य ही है। तो समाधाता कहते हैं कि न क्वचिद उपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति द्रव्यांतरस्थातु उपलभ्यते। कि वो जो आकृति है ना, जो संस्थान है, जिसको हम पहले कह रहे थे कि आकृति अनित्य है, वो भी आकृति भी नित्य ही है, क्योंकि वो संस्थान भी कहीं नष्ट हो गया। ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नष्ट हो गया तो सारे व्यक्ति नष्ट हो गए और वो आकृति भी नष्ट हो गई, ऐसा थोड़े होता है। एक गाय नष्ट हो गई, उसका जो संस्थान विशेष था वो नष्ट हो गया, लेकिन वो आकृति कहीं तो मिलेगी, वो आकार प्रकार कहीं तो उपलब्ध होगा ना। न क्वचिद उपरता माने कहीं पर उपरत हो गई, कहीं पर नष्ट हो गई आकृति। इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति, ऐसा करके इस कारण से, इति कृत्वा माने इस कारण से, सर्वत्र उपरता भवति इति न क्वचिद उपरता इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति, कहीं पर नष्ट हो गई आकृति तो इस कारण से सब जगह नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। द्रव्यांतरस्थातु उपलभ्यते, किसी अन्य द्रव्य में तो वो आकृति उपलब्ध हो जाएगी, तो इसलिए आकृति क्या है, नित्य है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आकृति का अर्थ संस्थान विशेष लेते हुए भी उसको क्या ठहरा दिया, नित्य। जाति नहीं ले रहे हैं अभी आकृति का अर्थ, गोत्व आदि जाति नहीं, आकृति का अर्थ क्या ले रहे हैं अभी, संस्थान विशेष लेते हुए कह रहे हैं कि वो कहीं नष्ट हो गई तो भी दूसरी जगह तो मिल जाएगी ना, तो इसलिए आकृति नष्ट नहीं होती है, आकृति नित्य ही है। और जब आकृति नित्य है तो आप आकृति पक्ष में सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति ये वाला विग्रह रख सकते हैं।
प्रदीप देखिए, न क्वचित उपरता इति अनभिव्यक्ता इत्यर्थः। कहीं उपरत हो गई माने कहीं अनभिव्यक्त हो गई, अर्थात कहीं नष्ट हो गई। अद्वैतेन लोके व्यवहाराभावात् व्यवहारे च आकृतेर एकाकार परामर्श हेतुत्वात् नित्यत्वम्। कह रहे हैं कि अद्वैतेन लोके व्यवहाराभावात्, लोक में अद्वैत से व्यवहार नहीं होता। लोक में अद्वैत से व्यवहार थोड़े होता है। एकमेव, फिर अद्वैत मानेंगे तो एकमेव अद्वैतम ब्रह्म तत्वमेव वर्तते द्वितीयम किमपि नास्त्येव, है ना। अद्वैत माने एक ही तत्व ब्रह्म, तो फिर लोक में उसको मान के तो व्यवहार होता नहीं। लोक में तो मैं, आप, ये वस्तु, ये पदार्थ, ऐसा सब अलग अलग मान के व्यवहार हो रहा है ना। तो द्वैत पूर्वक व्यवहार हो रहा है लोक में। लोक में अद्वैत पूर्वक व्यवहार संभव ही नहीं है, ठीक है। तो लोक में लोके अद्वैतेन व्यवहाराभावात्, लोक में अद्वैत से व्यवहार ना होने से व्यवहारे च आकृतेर एकाकार परामर्श हेतुत्वात्, और व्यवहार में आकृति के एकाकार परामर्श में हेतु होने से। एकाकार परामर्श में हेतु होती है कि नहीं आकृति, कि ये भी वस्तु वही है, वो भी वस्तु वही है, इसमें आकृति हेतु बनती है, ठीक है। व्यवहारे च आकृतेः एकाकार परामर्श हेतुत्वात् नित्यत्वम। व्यवहार में हम आकृति का नित्यत्व कह सकते हैं क्योंकि वो एकाकार परामर्श में, मतलब ये भी वही आकार है, ये भी वही आकार है, ये भी वही आकार है, इस प्रकार का ज्ञान कराने में वो निमित्त बनती है आकृति, इसलिए उसको हम नित्य मान सकते हैं। उद्योतः आकृति पदेन जातिरिति अभिप्रायेण भाष्ये आकृतावपि पदार्थे। आकृति पद से जाति को लिया जा रहा है, इस अभिप्राय से भाष्यकार कहते हैं आकृतावपि पदार्थे एष विग्रहो न्याय्यः। क्वचित् उपरता इति कृत्वा न सर्वत्र उपरता इति अन्वयः। कहीं पर उपरत हो गई ऐसा करके, इस कारण से न सर्वत्र उपरता, सब जगह उपरत नहीं हो जाती है, ऐसा अन्वय है उस वाक्य का। ननु उपरमो नाशश्चेत तत्काले एव अन्यत्र सत्तम विरुद्धम अतः। ननु उपरमो नाशश्चेत, यदि उपरम का अर्थ नाश है, ठीक है। ननु उपरमो नाशश्चेत, अगर उपरम का अर्थ नाश है तो तत्काले एव अन्यत्र सत्तम, उसी काल में उस आकृति का अन्यत्र उपलब्ध हो जाना। विरुद्धम, नाश माने सर्वथा नाश। उपरम का अर्थ यदि नाश है माने सर्वथा नाश है, तो फिर उसी समय पर उसका अन्यत्र, उस आकृति का अन्यत्र उपलब्ध हो जाना ये संभव नहीं होगा, ये विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रदीपकार ने उपरम का अर्थ क्या कर दिया है, उपरता का अर्थ कर दिया अनभिव्यक्ता। उपरता का अर्थ नष्टा नहीं किया ना, उपरता का अर्थ क्या कर दिया है, अनभिव्यक्ता, कि कहीं एक स्थान विशेष पर आकृति अनभिव्यक्त भी हो गई तो अन्य स्थानों पर तो अभिव्यक्त रहेगी। ननु परमार्थ दृष्टया सर्वम अनित्यमताः। अब कोई कहे कि भाई परमार्थ दृष्टि से, वास्तविकी दृष्टि से देखे तो सब कुछ अनित्य ही है, एक ब्रह्म तत्व ही नित्य है, बाकी सारी असत्य उपाधियां ही है, और असत्य उपाधि बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो अनित्य ही है। ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस अद्वैत सिद्धांत से लोक में व्यवहार नहीं होता है, तो इसलिए व्यवहार, और व्यवहार में आकृति एकाकार परामर्श में हेतु है, इसलिए उसका नित्यत्व है ही। नित्यत्वमिति सर्वदा एकाकार परामर्श दर्शनेन यावद् व्यवहार कालम तस्यापि ध्रुवादित्वेन नित्यत्वमिति भावः। सर्वदा एकाकार परामर्श दर्शनेन, सब हमेशा ही, सर्वदा माने हमेशा ही, सर्वस्मिन् काले एव एकाकार परामर्श दर्शनेन, एकाकार परामर्श देखे जाने से यावद् व्यवहार कालम, यावद् व्यवहार कालम माने व्यवहार काल तक, जब तक व्यवहार काल बना रहेगा हमारे लिए, जब तक व्यवहार काल बना हुआ है तब तक तस्यापि ध्रुवादित्वेन नित्यत्वम, उस आकृति का भी ध्रुवादित्वेन नित्यत्वम, उस आकृति का भी नित्यत्व ही है। ध्रुव का अर्थ भी स्थिर ही होता है। जब तक व्यवहार काल बना हुआ है तब तक आकृति का भी व्यवहार बना ही हुआ है, जाति का भी व्यवहार बना ही हुआ है, इसलिए उसका
नित्यत्व है। अब ये तो उद्योतकार तो जो है वो आकृति पद से जाति को ही ले रहे हैं। फिर से पहली पंक्ति में ही लिखा है ना, आकृति पदेन जातिरित्यभिप्रायेण भाष्ये आकृतावपि पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः। माने पीछे जो द्रव्यम ही नित्यम आकृतिर अनित्या कहा था, वहां आकृति का अर्थ था संस्थान, ठीक है। और यहाँ पे जो कह दिया है कि नित्याकृति ही, तो नित्याकृति ही जब कह रहे हैं आकृति पदार्थ में ये विग्रह न्याय्य है और आकृति नित्य होती है, तो फिर से जो है जाति अर्थ ले लिया इन्होंने। अभी ये और चलेगा, फिर इसको हम और आगे देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।